राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ के प्रथम वर्ष के इतिहास के विद्यार्थियों और उन सभी विद्यार्थियों का जिनकी इतिहास में रुचि है या जो किसी न किसी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, उन सब का इस कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल नेपोलियन संबंधी वार्ता के इस छठे भाग में आज हम उस कहानी का पटाक्षेप देखेंगे जो मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास की सबसे रोमांचकारी कहानियों में से एक है, यानी कि नेपोलियन का पतन। हमने उसके लगभग 15-16 सालों का इतिहास देखा, जिसमें हमने नेपोलियन का उत्थान देखा, फ्रांस की क्रांति में बिखरे हुए और अराजक स्थितियों का लाभ उठाकर उसको फ्रांस का शासक ही नहीं, 1804 में हमने उसे राजा बनते हुए देखा और फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी प्रतिष्ठा को फैलते हुए देखा, यूरोप से उसको भयाक्रांत देखा। लेकिन अब हम जानेंगे कि इन 15-16 सालों के इतिहास में उसने ऐसा क्या किया कि एक के बाद एक सफलता के पद सोपानों को तय करने के बावजूद किस तरह से उसने अपने पतन को आमंत्रित किया। वैसे तो ये पतन की घटनाएं आप जब इसका उत्थान पढ़ते हैं, इसका विजय अभियान पढ़ते हैं, तो उसमें ही निहित है। लेकिन क्योंकि अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कि नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे, वे क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने नेपोलियन के पतन को सुनिश्चित कर दिया, इसलिए हम इस भाग में आज विशेष तौर से बात करेंगे कि उन घटनाओं में से उन कारणों को निकालेंगे जो नेपोलियन के पतन को आमंत्रित करती हैं। तो इस लिहाज से अगर हम अपनी बातचीत को दिशा दें तो कुछ प्रमुख कारण हैं जिन्होंने नेपोलियन के पतन को सुनिश्चित कर दिया। सबसे पहला कारण, और जो बहुत प्रमुख है दुनिया के लिए भी और फ्रांस के लिए भी है, वह यह है कि नेपोलियन का जो राज्य था वह सैनिक बल पर आधारित था। फ्रांस की क्रांति पढ़ते वक्त हमने जाना था कि किस तरह से फ्रांस के लोगों ने अधिनायकवाद के खिलाफ, राजतंत्रशाही के खिलाफ क्रांति को अंजाम दिया था। लेकिन फ्रांस की जनता का दुर्भाग्य कि उसी क्रांति में से बजाय लोकतंत्र के, आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति का जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा था, उसी नारे के बावजूद फ्रांस की क्रांति में से नेपोलियन जैसा अधिनायक पैदा हुआ। और क्योंकि उसका जो साम्राज्य था, उसका जो राज्य था, वो अधिनायकवाद पर आधारित था और अधिनायकवाद पर आधारित होने के कारण ही यह आसानी से समझा जा सकता है कि वह लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। नेपोलियन के पतन का जो दूसरा प्रमुख कारण है वह है उसने यूरोप के जो अन्य देश थे उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना थी उनको कुचलने की कोशिश की। और इन दोनों प्रवृत्तियों के जो दृष्टांत हैं वो हमें जर्मनी और स्पेन में देखने को मिलते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से नेपोलियन ने जर्मनी में पुनर्गठन किया, राइन परिसंघ बनाया, कई छोटे छोटे राज्य बनाए और एक तरह से अपने घर का कामकाज समझकर जहाँ चाहा वहाँ अपने भाई को, अपने भतीजों को, सबको राजा बनाया। ऐसा करते वक्त उसने यह ध्यान नहीं रखा कि जर्मनी के जो
लोग हैं, जो जर्मन मूल के लोग हैं, वे उनकी भावनाएं इससे आहत हो रही हैं। इसी तरह से स्पेन का गृह युद्ध उसने आमंत्रित किया, ज़बरदस्ती स्पेन में जाकर अपने भाई को वहाँ का राजा बना दिया और फर्डिनेंड से दुश्मनी मोल ली। हालांकि राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने देखा वहाँ की भी जनता नेपोलियन की इस तरह की अधिनायकतावादी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के खिलाफ उठ खड़ी हुई। तो नेपोलियन फ्रांस के लिए एक अच्छा शासक था, फ्रांस की जनता का उसके प्रति अगाध प्रेम था, लेकिन दूसरे देशों की जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को उसने जब आहत ही नहीं किया, कुचलने की कोशिश की, तो उससे सारे देश उसके खिलाफ लामबंद हो गए। और हमने पिछली बातचीत में देखा कि किस तरह से उसका जो अंतिम लड़ाइयाँ थी, वे सारी लड़ाइयों में जर्मनी और स्पेन ने बढ़ चढ़कर न केवल भाग लिया, बल्कि उन मित्र देशों का साथ दिया जो नेपोलियन के खिलाफ थे। तो ये राष्ट्रीयता की भावनाओं पर उसने जिस तरह से हमला किया, उनको कुचलने की कोशिश की, उसने उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। केवल शासकों और राजाओं ही नहीं, नेपोलियन की एक और नीति ने उसे अवसान दिया, और वो नीति थी यूरोप की ईसाई जनता की धार्मिक भावनाओं पर भी आघात किया उसने। हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने महाद्वीपीय प्रणाली का विरोध करने वाले हर देश से लड़ाई मोल ली, और इसी क्रम में उसने रोमन कैथोलिक चर्च का जो सर्वे सर्वा है पोप, उसको भी नहीं बख्शा, उसको तो गिरफ्तार भी कर लिया था। तो उसने सीधे सीधे लड़ाइयाँ ली, और धार्मिक भावनाएं बहुत संवेदनशील मामला होता है, आज के दौर में भी आप देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पोप से उसने जिस तरह के संबंध विकसित किए नकारात्मक, और जिस तरह से उसे नाराज़ किया, उसने भी यूरोप में उसकी न केवल प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया, बल्कि उसके प्रति नाराज़गी पैदा की। उसके पतन का कारण महाद्वीपीय प्रणाली भी प्रमुख रूप से थी। हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में कि किस तरह से महाद्वीपीय प्रणाली का उसका जो मकसद था वो था ब्रिटेन को परास्त करना, कमज़ोर करना, ध्वस्त करना, क्योंकि वो नौसैनिक युद्ध में उसको हरा नहीं पा रहा था। तो ये जो प्रणाली थी, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से उसने कई सारे अपने ही मित्रों को शत्रु बना लिया। और ये बार बार रिपीटेशन इसलिए होगा क्योंकि ये घटनाएं हमने एक बार पढ़ ली हैं, लेकिन उन्हीं में से हमें पतन के कारण ढूंढने हैं। इसलिए आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से महाद्वीपीय प्रणाली ने एक अनावश्यक युद्ध की श्रृंखला को जन्म दिया, और उन युद्धों ने नेपोलियन की शक्ति को कमज़ोर किया और उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन के पतन का अगला कारण था उसका रूस का अभियान। उसने अपने उत्थान के प्रारंभिक दिनों में रूस को हराकर टिलसिट की संधि के लिए बाध्य किया था, और वह उसके उत्थान की पराकाष्ठा थी, हमने ये भी देखा था। लेकिन जब उसने दूसरी बार 1812 में रूस का फिर से अभियान किया और आक्रमण किया रूस पर, सिर्फ इसलिए कि वह महाद्वीपीय प्रणाली का ठीक से पालन नहीं कर रहा है, तो यह जो मास्को अभियान था, यह उसके लिए पतन का प्रमुख कारण बना। क्योंकि हमने मास्को अभियान में पढ़ा था कि किस तरह से नेपोलियन और उसकी 5 लाख की सेना आगे बढ़ती गई, और रूसी सेनाएं बहुत चतुराई से बजाय लड़ने के पीछे हटती गईं, और नेपोलियन को हार, पराजय, हताशा, निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। जीत कर भी वह मास्को में हार गया, और इस हार ने उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका दिया,
और यूरोप में जो उसका एक रुतबा था, एक ये बात थी कि भाई नेपोलियन को कोई हरा नहीं सकता, नेपोलियन के सामने ब्रिटेन के अलावा कोई चुनौती नहीं है। लेकिन रूस का अभियान उसकी प्रतिष्ठा के लिए, उसकी विजय के लिए, उसकी सत्ता के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। और यहाँ से ही यूरोप के देशों ने उसका आकलन, उसकी जो ताकत थी उसको ये समझ लिया कि ये ऐसा नहीं है कि दुर्जेय है, ऐसा नहीं है कि नेपोलियन को हराया नहीं जा सकता। तो रूस पर उसका जो आक्रमण था वह उसकी भारी भूल थी और यहीं से उसकी सैनिक दुर्बलता की शुरुआत होती है। हमने देखा था कि किस तरह से वह 5 लाख सैनिक लेकर गया था, लेकिन केवल 1 लाख सैनिक लौट कर आए, 4 लाख मारे गए रूस की भयंकर ठंड में। तो यह उसके पतन का प्रमुख कारण था। और सबसे बड़ा कारण जो उसका निजी कारण है वह है उसका दुर्दमनीय अहंकार। जिस पृष्ठभूमि से नेपोलियन आया था, बहुत गरीब परिवार से, और वहाँ से आने के बावजूद फ्रांस की जो क्रांति जनित परिस्थितियाँ थी जिनमें सैनिकों की आवश्यकता थी क्योंकि विदेशों ने आक्रमण कर दिया था, तो फ्रांस की क्रांति ने जिन विदेशी हस्तक्षेप को शामिल किया था उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा था कि किस तरह से फ्रांस को शुरू से ही यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष करना पड़ रहा था क्रांति के दौरान भी। इनमें से ही इसी सैनिकवाद ने नेपोलियन को जन्म दिया था। तो नेपोलियन जिस तरह से एक के बाद एक फ्रांस की आंतरिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर ताकतवर होता चला गया, उसका परिणाम यह हुआ कि उसमें अत्यधिक आत्मविश्वास विकसित हुआ और यह आत्मविश्वास अत्यधिक अहंकार में बदल गया। यही कारण है कि जब हम उसके अंतिम दिनों को देखते हैं, चाहे वो जर्मनी में स्वतंत्रता का युद्ध हो या वो राष्ट्रों का युद्ध हो, इन युद्धों में यूरोप के सारे देशों ने एकत्र होकर, संगठित होकर नेपोलियन पर, फ्रांस पर हमला किया और फ्रांस हार गया। और हारने के बावजूद भी नेपोलियन के उस ज़माने के उस दौर की ताकत को देखते हुए मित्र राष्ट्रों ने उसे संधि का प्रस्ताव किया और यहाँ तक कहा कि जो फ्रांस की नेचुरल सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं, यानी कि जो नेपोलियन ने जो जीता हुआ उस इलाके को छोड़ दो, जो उसका मौलिक सीमाएं हैं, उन सीमाओं को उसको सौंपते हुए हम समझौता करने के लिए तैयार हैं नेपोलियन के साथ। लेकिन नेपोलियन इतना अहंकारी था, इतना आत्मविश्वासी था कि उसने इन अंतिम लड़ाइयों में भी 1813-14 में भी किसी तरह का समझौता नहीं किया मित्र देशों से। वह समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ और लगातार लड़ता चला गया और वह दुश्मनों की संगठित शक्ति को भांप नहीं पाया, या यूँ कहे कि उसकी एक कमज़ोरी थी। वो जानता था कि ब्रिटेन भी इसमें शामिल है और मित्र देशों की ताकत बहुत ज़्यादा है, ब्रिटेन को तो वो अकेला ही नहीं हरा पाया था कभी। फिर भी उस संगठित ताकतों की जो लगातार होती जीत है उसको नहीं समझ पाया और इसकी वजह थी उसका दुर्दमनीय अहंकार। और यह अहंकार, जिसे कहते हैं कि अहंकार रावण को ले डूबा, इस तरह से यह अहंकार नेपोलियन को भी ले डूबा। और अंत में हम जिस बात की बात करेंगे जिसने नेपोलियन का पतन सुनिश्चित कर दिया और जो उसके व्यक्तित्व में, उसके राजनीतिक व्यक्तित्व में हमें शुरू से दिखाई देता है, वह है उसकी असीम महत्वाकांक्षा। आप बहुत इमेजिनेटिव वे में काल्पनिक कल्पना करते जाएंगे घटनाओं की, नेपोलियन के विजय अभियान की, तो आपको बहुत सहज ही समझ में आएगा कि किस तरह से नेपोलियन
का जो दुर्दमनीय साहस था, उसी ने उसको नेपोलियन बनाया था, उसी ने उसको फ्रांस का सर्वे सर्वा बनाया था। आपने पढ़ा कि किस तरह से लोधी पुल में जब सामने ऑस्ट्रिया की सेना खड़ी थी इटली में, तो उसने कोई परवाह नहीं की, वो अकेला बढ़ता चला गया बिना संसाधनों के शुरू में। तो ये जो उसका साहस था, जिसने उसको उठाया, उसी साहस ने अंत में उसको गिराया भी। और उसका सपना केवल फ्रांस का शासक बनने का नहीं था, उसमें तो वो बहुत पहले सफल हो चुका था। उसका सपना था विश्व विजय का। आपने देखा किस तरह से वो मास्को पहुंच गया था, भारत पर आक्रमण करके ब्रिटेन को कमज़ोर करने के लिए। मास्को नहीं, मिस्र पहुंचा था। और इस तरह से उसकी जो असीम महत्वाकांक्षा थी, कभी ख़त्म न होने वाली। आपने देखा कितनी रोमांचक हिस्ट्री है नेपोलियन की, जिससे हमारा परमानंद पुस्तकालय भरा पड़ा है। आप पढ़ें, आप सदुपयोग करें इन पुस्तकों का, अपनी ज़िंदगी का, अपने विद्यार्थी जीवन का, कि किस तरह से नेपोलियन को मित्र देशों ने हरा कर पकड़ लिया, उसको एल्बा द्वीप में बंद कर दिया। शासक एक गरिमामय, उसको एक इज्जत बचाने लायक पद दे दिया, एल्बा द्वीप का शासक बना दिया। उसकी 20 लाख फ्रैंक की वार्षिक पेंशन भी तय कर दी, भाई आप वहाँ आराम से रहो। लेकिन उसका जो साहस था, उसकी जो असीम महत्वाकांक्षा थी, उसका आलम आप देखिए कि वो एल्बा द्वीप से भाग छूटा और फिर से फ्रांस में आ गया, पेरिस में आया। और पेरिस में पेरिस की जनता ने उसका एक बार फिर भव्य स्वागत किया। जनता ही नहीं, सेना ने, फ्रांस की जनता उसकी अंत तक मुरीद बनी रही। तो ये जो उसका नायकत्व था, ये जो उसकी असीम महत्वाकांक्षा थी कि सारे यूरोप के देशों द्वारा पकड़े जाकर बंद किए जाने के बावजूद नेपोलियन एल्बा द्वीप से भाग छूटा और फिर से आकर फ्रांस का राजा बन गया। जनता ने उसको हाथों हाथ लिया, अपने दिलों पर लिया, उसका स्वागत किया, फ्रांस की सेना ने स्वागत किया। ऐसा अनोखा चरित्र भला आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो आप इसको आनंद लेकर पढ़िए, आप इसको कल्पना कर कर पढ़िए कि एक नायक है, एक गरीब आदमी का, एक गरीब परिवार का लड़का है, इटालियन वंश का है, फ्रांस में आकर सैनिक शिक्षा प्राप्त करता है और किस तरह से परिस्थितियों का लाभ उठाकर फ्रांस के दिलों पर राज करता है। और यही फ्रांस के लोग हैं जो उसे प्राण शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उत्साह देते हैं, साहस देते हैं। और इन्हीं फ्रांस के लोगों के प्रेम से वह दुनिया की किसी ताकत को कुछ नहीं समझता है और हारने के बावजूद हार नहीं मानता है। और ये जो उसकी असीम महत्वाकांक्षा है कि मैं एक दिन पूरी दुनिया को जीत लूँगा सिकंदर की तरह, ये उसे एल्बा द्वीप से फरार होने के लिए ताकत देती है और वो फरार होकर आता है। लेकिन आप देख रहे हैं शुरू से, फ्रांस की क्रांति से ही, कि किस तरह से जो यूरोप की अनुदारवादी शक्तियां हैं, जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, जो दुनिया के शासन में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहती, वे फ्रांस की क्रांति के भी खिलाफ थीं। इसलिए उन्होंने लगातार फ्रांस में होने वाली घटनाओं का विरोध किया। फिर उनको उसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिला और संगठित होकर उन्होंने नेपोलियन जैसे दुर्दमनीय साहस वाले व्यक्ति को, कूटनीतिक व्यक्ति को, कुशल व्यक्ति को, और एक ज़माने में ये माने जाने वाला कि इससे पार कैसे पाएं, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बस में किया, हराया, सब लोगों ने संगठित होकर। और अंत में लगभग लंबे, हम ये कह सकते हैं कि 1800 से तो है ही, लगभग 15 सालों के लंबे संघर्ष के बाद यूरोप का ये मानना था कि उसको नेपोलियन के आतंक से निजात मिली। आतंक मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो इतना लंबा चौड़ा नेपोलियन का काल है, गतिविधियाँ हैं, संघर्ष है, उत्थान है, पतन है, इस सब पर यूरोप में लगातार कई
कार्टून छपे नेपोलियन पर। एक कार्टून मैंने इसके ये जो वार्ता है इसका पोस्टर बनाया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से नेपोलियन बीच में बहुत विभत्स मुद्रा में है, लड़ने की मुद्रा में, और यूरोप की सारी शक्तियां अपने तरह तरह के हथियारों पर उससे हमला कर रही हैं। तो ऐसे कई कार्टून उस ज़माने में बने। आज तो कार्टून बनाना भी अपराध माना जाता है। आपको मारा जा सकता है पत्रकार को अगर वो किसी बड़ी हस्ती का नेगेटिव कार्टून बनाए तो। लेकिन हमारी लाइब्रेरी में एक पूरी कार्टून की किताब है, उसको भी आप देख सकते हैं। नेपोलियन पर कार्टून बनाए गए हैं तरह तरह के, उसकी विभिन्न घटनाओं से जुड़े हुए। तो इस तरह से उसकी जो असीम महत्वाकांक्षा थी वो अंत में उसके लिए प्राणघाती साबित हुई। लेकिन उसका जो टेन्योर है, जो काल है, उसको आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये घटना नेपोलियन की आपको कई सबक देती है। आपको सबक देती है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते वक्त आपको अपना अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षाओं को परिस्थितियों के अनुसार आकार देना चाहिए। तभी आप एक लंबी और एक सफल जीवन जी सकते हैं। एक शासक के तौर पर आपको नेपोलियन को इसी तरह से पढ़ना और समझना चाहिए। थैंक यू।